हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक कुमार, गवर्नमेंट आईटीआई फॉर वुमेन करनाल से। आज आईटीआई में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में मॉड्यूल नंबर 2 से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड ईयर के लिए चैप्टर का नाम है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम कहते हैं गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र होता क्या है बच्चों? ये एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी बॉडी के अंदर जिस पे बॉडी का कंप्लीट मास कंसंट्रेट करता है, या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे जाके एक बॉडी संतुलित हो जाती है, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। हमारे पास इंजीनियरिंग फील्ड्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारी बीम होती हैं, बार होती हैं, और भी बहुत सारे जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं, सभी में एक पॉइंट ऐसा होता है जिस पॉइंट के ऊपर सभी वस्तुएं संतुलित होती है। उस पॉइंट को हम, उस बिंदु को हम कहते हैं गुरुत्व केंद्र। ठीक है बच्चों, तो इसी से संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। इस सीरीज में, इस मॉड्यूल में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे, और इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि डिफरेंट फिगर्स के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। डिफरेंट फिगर्स मतलब वो आपकी ट्रायंगल भी हो सकती है, वो आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो आपका कोन भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है, सेमी सर्कल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 है। पहले 44 में क्या है? विच अफेक्ट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सेंटर ऑफ ग्रेविटी को प्रभावित करेगा? तो वो रहता है हमारा मास। क्या रहता है बच्चों? मास। क्योंकि डेफिनेशन भी क्या है? द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज टू बी कंसंट्रेटेड इज नोन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक ऐसा बिंदु जहां पर पूरी वस्तु का भार संतुलित हो जाता है, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच ऑल वेट ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड? मैं बता चुका हूं, उसको हम कहते हैं बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 46। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 45 था क्वेश्चन, उसके बाद आप 46 क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है? वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सर्कल लाइज। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास जितनी भी 2D या 3D फिगर होगी, उनका एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे उस पूरे डायग्राम का, उस पूरे ऑब्जेक्ट का मास क्या करता है? कंसंट्रेट करता है। तो सेंटर जो होता है सर्कल का, वहां पे उस पूरे सर्कल का मास क्या होता है? संतुलित होता है। इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है सर्कल की, कहां पे होती है? उसके सेंटर पे होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। मतलब हमारे पास एक शंकु है, एक कोन है, तो उस शंकु की हाइट जो है, सपोज करो h है। शंकु की हाइट क्या है बच्चों? h। तो इसके बेस से लेकर h/4 तक, कहां तक? h/4 तक एक ऐसा बिंदु है जहां पे इस पूरे शंकु का मास संतुलित होगा। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा हमारा? h/4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है बच्चों? 48 में है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉडी। यानी कि अगर हमारे पास एक आयताकार कोई वस्तु है, उसका सेंटर ऑफ मास, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसका गुरुत्व केंद्र कहां पे होगा? जब हम इस रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट के, इस आयताकार वस्तु के विकर्ण को, डायगोनल को जब मिलाएंगे, जहां पे भी जाके ये इंटरसेक्ट होंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, वहां पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इस बॉडी का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर। हमारे पास
जो एक सॉलिड हेमिस्फीयर होता है बच्चों, ये हेमिस्फीयर है सॉलिड, हमारा सॉलिड है, 3D फिगर है। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज करो इसकी रेडियस 8 है, तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो हमेशा 3r/8 पे होती है। ठीक है बच्चों, मतलब ये फॉर्मूला है कि एक यदि हमारे पास हेमिस्फीयर हो तो उस स्फीयर के अंदर एक पॉइंट कहां पे होगा, उसकी लोकेशन कहां पे होगी जहां पे उस पूरी बॉडी का मास संतुलित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ स्फीयर। तो स्फीयर का कहां पे होता है बच्चों, सेंटर पे होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्फीयर में जैसे फुटबॉल, ठीक है बच्चों, तो जो उसका केंद्र होगा, जो सेंटर होगा, वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को हम संतुलन कह सकते हैं। मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब हम किसी किराने की शॉप पे कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, वो जब हमें तौल कर देते हैं तो वो हमें बैलेंस करके देते हैं, जो उनके पास वेट होते हैं उतने के इक्वल हमें वो सामान दे देते हैं। तो इक्विलिब्रियम मतलब कहां पे संतुलित होगा। एग्जाम्पल ए, एग्जाम्पल इज अ कोन रेस्टिंग ऑन इट्स टिप। देखो यहाँ पे 3 केस बनते हैं बच्चों, 3 तरह के मैं जो कोन है ना, उन कोन को अलग अलग पोजीशन में रख रहा हूं। एक तो कोन मेरा ये है, सेकंड कोन बच्चों मेरा ये है, और थर्ड कोन मेरा ये है। देखो बच्चों, ये जो पहले वाला कोन है, अगर मैं इसको उठा के कहीं दूसरे स्थान पे रख देता हूं तो रहेगा तो फिर भी स्टेबल, ये संतुलित रहेगा। तो इसका मतलब जब हम किसी भी, और सेकंड एग्जांपल, अगर मैं उस कोन को टिप पे रख देता हूं तो वो लुढ़क सकता है। ठीक है बच्चों, जो थर्ड जो हमारा कोन है, मैं अगर इसको इसकी पोजीशन से हिला दूंगा, ये अपनी स्थिति से चेंज तो हो जाएगा, लेकिन इसकी जो नई स्थिति होगी वो पहली स्थिति से मिलती जुलती होगी। तो 3 प्रकार का हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है, 3 तरह की हमारे पास संतुलन होते हैं। तो अगर टिप पे है तो वो तो रहेगा हमारा अनस्टेबल, ये क्या रहेगा बच्चों, अनस्टेबल। ठीक है, अगर वो बेस पे रखा हुआ है तो वो होगा हमारा स्टेबल, और ये होता है हमारा न्यूट्रल। ठीक है बच्चों, तो 51 क्वेश्चन में, 51वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब हम उसको टिप पे रखते हैं तो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। आंसर देख लेते हैं एक बार इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, वो हमारा क्या होगा, अनस्टेबल होगा बच्चों। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोमेट्रिकल शेप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज फ्रॉम इट्स बेस इज 1/3 टू इट्स हाइट। जैसे मैंने आपको कोन में बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ऐसे ही जो हमारे पास ट्रायंगल होती है, सपोज करो ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई h है, तो इसके बेस से लेके इस ऊंचाई के 1/3 तक, यानी कि 1/3h तक क्या होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। मतलब वहां पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इस पूरी ट्रायंगल का मास जो है वो संतुलित होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, व्हाट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एग्जाम्पल इज अ कोन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस। मैंने आपको बताया था कि जब एक कोन उसके बेस पे रेस्ट करेगा तो वहां पे इस तरह का संतुलन होगा, स्टेबल होगा वो। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, और जब हमारे पास कोई ऐसी एक मिक्स फिगर आती है, मतलब उसमें आपके एक से ज्यादा जो फिगर होगी, रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, ट्रायंगल भी हो सकती है, कोन भी हो सकता है, बेलन भी हो सकता है, तो उस केस में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू दे रखी है। ऊपर से 12 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा सा इन्होंने मिस प्रिंट कर रखा है, 10 सेंटीमीटर हमारा यहां से यहां तक। अगर वहां से वहां तक भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ उसका एक प्रोसीजर, एक विधि समझ में आनी चाहिए कि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, पहले तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहाँ पे सपोज करो मैं इस टी सेक्शन का हाफ कर देता हूं वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, तो आप देख पा रहे होगे कि इसके जितने भी कंपोनेंट है, चाहे वो ऊपर वाला आयत है, चाहे वो नीचे वाला आयत है,
उसका प्रत्येक किनारा बराबर दूरी पे है, तो ये तो तय है कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी एक्सिस पे होगी, लेकिन होगी कहाँ पे? इसका मतलब देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है उसको हम एक्स बार वाई बार से डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है। और एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? a1x1 प्लस a2x2, वो मैं बताऊंगा आपको अभी। अगर आपके पास और भी ज्यादा कंपोनेंट है, जुड़ते चले जाएंगे, a3x3 a4x4, और बटे में टोटल एरिया आता है। टोटल एरिया अगर दो हमारे पास कंपोनेंट है तो दोनों के दोनों एरिया ऐड हो जाएंगे, तीन है तो a3 a4, मतलब ऐसे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है वाई बार। वाई बार के केस में क्या होगा? बस यहाँ पे x1 और x2 की जगह पे y1 और y2 होगा। y1 और y2 कैसे निकालेंगे वो अभी समझना है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को, पहले किसी भी क्वेश्चन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने से पहले, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी कंपोनेंट की निकालने से पहले उसको हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है बच्चों। फर्स्ट क्वाड्रेंट आप समझते हो, ये x है मेरा, ये माइनस का x है, ये y है मेरा, ये माइनस का y है, तो मैंने उसको रख लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद आपको उसके छोटे छोटे कंपोनेंट बना लेने हैं, इसमें ऑलरेडी बने पड़े हैं। सपोज करो ये कंपोनेंट 1 है मेरा और ये कंपोनेंट है बच्चों 2, तो पहले मैं a1 निकाल लेता हूँ। a1 आप समझ रहे हो, पहले कंपोनेंट का एरिया। देखो वो एक आयत है, उसकी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर, तो 12 गुना में 3 कितना आ जाएगा? 36 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे ही हम सेकंड कंपोनेंट का, सेकंड पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं। उसकी बच्चों जो लेंथ है वो 3 है, और उसकी जो विड्थ आपको बताया था मैंने, थोड़ा मिस प्रिंट है ये, वो 10 सेंटीमीटर है। तो एरिया क्या आ जाएगा मेरा? 3 इंटू 10, लंबाई गुना चौड़ाई, वो कितना है मेरा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हमें निकालना है वाई बार, तो हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा? y1 और y2। मैंने ये y1 और y2 क्यों लिखा? क्योंकि मेरे पास दो कंपोनेंट है, दो पार्ट है, एक 1 है और एक 2 है, इसलिए y1 और y2। तो देखो अब पहले हम y1 की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में आप ये देखो, y का मतलब होता है वर्टिकल एक्सिस, वो वर्टिकल एक्सिस ये मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो y है वो y बच्चों कितना है? वो y है हमारा 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हम उसका हाफ कर देते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम उसका हाफ करेंगे, यहाँ पे हाफ, तो 3 का जो हाफ करेंगे प्लस, अब ये देखना है जब हम y की बात करते हैं तो दूरी देखते हैं x एक्सिस से, जब हम x1 x2 निकालेंगे तो दूरी देखेंगे y एक्सिस से, ठीक है बच्चों। तो अब ये यहां से यहां तक कितना दूर है? 10 सेंटीमीटर, उसको उसमें ऐड कर देना है। 3 को जब 2 से भाग करोगे 1.5, 10 में जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 11.5। ऐसे ही y2 निकाल लेते हैं। अब हमारा फोकस, हमारा जो ध्यान है वो सिर्फ सेकंड कंपोनेंट के ऊपर रहेगा। सेकंड कंपोनेंट में y कितना है? मतलब y है यहां से लेकर यहां तक, वो y है मेरा 10। कितना है बच्चों? 10। उसका आधा करेंगे प्लस ये देखेंगे कि वो x अक्ष से कितनी दूर है, वो बिल्कुल उसी के ऊपर है, तो इसका मतलब दूरी है 0। तो दूरी कितनी है वहां पे? 0। तो मेरा y2 कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये मैंने y1 और y2 निकाल ली, और उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन से हट के बात करूं, अगर मुझे यहाँ पे x1 और x2 निकालना पड़ता तो पहले वाले में x कितना है मेरा? 12, मैं उसका आधा कर दूंगा, और उसकी दूरी कहां से चेक करूंगा? y एक्सिस से। दूरी तो है ही नहीं वहां पे, क्योंकि वो बिल्कुल y एक्सिस को टच कर रहा है हमारा। तो x1 कितना आ जाएगा मेरा? 6। ऐसे ही जब मैं x2 निकालूंगा, ये कितना है मेरा बच्चों? ये है मेरा 3। 3 का हाफ करूंगा x को, और यहां से लेकर y तक की दूरी देखेंगे। देखो ये बीच में 3 है, टोटल 12 है, ठीक है। 12 में से 3 गया 9, इसका मतलब 4.5 यहाँ पे है, 4.5 यहाँ पे है, तो वो दूरी भी हम उसमें ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार हम x1 और x2 निकाल सकते हैं। अब वो तो हमारा अलग मैटर था, वो जब क्वेश्चन आएगा हमारे पास ऐसा तब करेंगे। हमारा अभी जो मेन फोकस है वो है y बार निकालने में। मैंने a1 a2 निकाल लिया, y1 y2 निकाल लिया। अगर 3 कंपोनेंट होते, कहने का मतलब अगर ये यहाँ पे ई सेक्शन ना होके अगर आई सेक्शन होता बच्चों, तो हमारे पास कंपोनेंट कितने बनते? 3, 1 2 एंड 3। तो वहां पे a3 और y3 भी निकालते। अगर कोई ऐसी हमारे पास फिगर है, ई सेक्शन है, ई सेक्शन में हम 4 भी बना सकते हैं और उससे ज्यादा भी बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे y बार का फॉर्मूला यूज करेंगे। y बार का फॉर्मूला बताया था आपको, a1 y1, यानी कि a1 की और y1 की गुना करेंगे,
यानी कि 36 की और 11.5 की गुणा करेंगे प्लस A2 Y2, एरिया 2 और Y2, A2 तो मेरा 30 है और Y2 मेरा कितना है 5। ठीक है बच्चों, बटे में टोटल एरिया मतलब 36 और 30 को ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा 66। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 8.545 सेंटीमीटर। मतलब वो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इस पूरे टी सेक्शन का मास क्या करेगा, संतुलित होगा। मास क्या करेगा, मास विल बी कंसंट्रेटेड एट दैट पॉइंट विच इज लोकेटेड 8.545 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्स। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें एक टी सेक्शन था, उसमें हमने उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाली है। आप इस वीडियो को देख के और जैसे मैंने क्वेश्चन समझाया है इसकी हेल्प लेके आप और भी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर है 55। 55 में क्या है, 55 में हमें एक फिगर दे रखी है। ठीक है, हमें ये एक्चुअली एक रेक्टेंगल, हमें पता है कि जहां पे उसके डायगोनल मिलते हैं वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। देखो ये 12 है तो इसका आधा हो जाएगा 6, ये 3 है तो इसका आधा हो जाएगा 1.5, तो इसका आंसर कितना होगा 6 एंड 1.5। हमें पता है कि कोऑर्डिनेट में पहली वैल्यू एक्स की होती है और दूसरी वैल्यू किस चीज की होती है, वाई की। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 6 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 56 में क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बतानी है सेलेमिना की। आपको पता है कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में मैंने थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला भी बताया था कि जो उसकी हाइट होती है उसका 1/3 ले लेते हैं। हाइट 6 है तो अगर हम 6 का 1/3 लेंगे तो मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, जो कि यहाँ से कितना दूर होगा 2 सेंटीमीटर दूर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 56। उसके बाद 57 क्वेश्चन देखिए। 57 क्वेश्चन में बच्चों एज पर स्टेटमेंट, जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है उसके हिसाब से हमारे ऑप्शन जो है वो गलत है। वैसे आप इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी खुद से निकालोगे, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ये फिगर है, सबसे पहले तो इसको हम रखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है जी, ये मैंने इसको रख लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ये तो मेरा फर्स्ट कंपार्टमेंट है, ये वाला। ठीक है जी, और ये वाला क्या है, मेरा सेकंड कंपार्टमेंट है। दूसरी बात, यहाँ पे जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो इसका मतलब यहाँ से आपको क्या निकाल के दिखाना है, एक्स बार। मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ बच्चों। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होगा, A1 X1, पहले भी बता चुका हूँ, A2 X2 और बटे में क्या आएगा टोटल एरिया। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 57। उसके बाद आप 58 क्वेश्चन देखिए। 58 में क्या है, 58 जो है उसके हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो अधूरी है, क्योंकि ना तो हमें वहां पे इन्होंने पूछा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताइए कोनिकल ऑब्जेक्ट की, सिर्फ ये डायमेंशन हमें गिवन है, ना तो हमें उसका कोई डायमीटर, कोई रेडियस, कोई कुछ उसकी हाइट कुछ भी नहीं बता रखी है। ठीक है, इसमें आप डिफरेंट वैल्यू रख के खुद इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है बच्चों, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर है तो थोड़ा सा इस फिगर को बनाने में गलती कर दी है, क्योंकि स्क्वायर हमेशा उसके चारों के चारों जो साइड्स हैं, 4 साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन देखना है, लॉजिक देखना है क्वेश्चन का। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछी है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहाँ पे होगी इसकी, जहां पे इसकी जैसे रेक्टेंगल में होता है, जहां पे डायगोनल इसके इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे इसके विकर्ण प्रतिशत करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 30 आ रही है और वाई की वैल्यू भी 30, तो वहां पे क्या होगी, हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। मतलब इस फिगर के अंदर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इस पूरी फिगर का मास, इसका भार संतुलित हो जाएगा, कंसंट्रेट करेगा, और इसी पॉइंट को हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए कोन। बेस तो उसका दे रखा है 10 सेंटीमीटर, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है, और उसकी हाइट कितनी है बच्चों, 50 सेंटीमीटर। और आपको मैंने कोन का फॉर्मूला बताया था कि जो शंकु जो होता है हमारा, उसमें गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, उसके बेस से लेके उसकी हाइट के चौथे हिस्से तक होता है, यानी कि h/4 इसका फॉर्मूला होता है। h 50 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे
तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 12.5, 12.5। तो इस लोकेशन पे इस कोन का पूरा भार संतुलित होगा। ठीक है बच्चों, और इस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो इस चैप्टर में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी होती है, एक वो उसकी लोकेशन कहां पे होगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड में मैं अगर सिविल ट्रेड की बात करूं, सिविल ट्रेड में आपके जितने भी ब्रिजेस बनते हैं वहां पे आपकी आई सेक्शन की बीम लगी है, टी सेक्शन की है, कोई आपका ट्रसेज है, कॉलम है, तो वहां उसमें एक ऐसा पॉइंट हमें ढूंढना पड़ता है। इंजीनियर क्या करता है, अगर उसको एक कॉलम, एक पिलर बना के उसके ऊपर पुल बनाना है, उस कॉलम में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे उस कॉलम का पूरा जो मास है वो संतुलित होगा, वो उस पॉइंट को ही मजबूत बनाएंगे। तभी तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ती जा रही है। ऐसे ही हमारे पास मैकेनिकल पार्ट है। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेमी सर्कल, और उसका डायामीटर कितना है वहां पे 12 सेंटीमीटर है। ये एक बात आप लोगों को बच्चों ध्यान रखनी पड़ेगी, जो हमारा सेमी सर्कल होता है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला होता है 4r/3 पाई। जैसे मान लो ये एक सेमी सर्कल है, हेमिस्फीयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेमी सर्कल की बात कर रहा हूं। हेमिस्फीयर तो हमारा ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिर्फ सर्कल है। हेमिस्फीयर तो हमारा ऐसा होता है बच्चों हमेशा। ठीक है, अब देखो सर्कल में जो इसकी रेडियस है, डायमीटर 12 है, तो रेडियस कितनी होगी बच्चों 6 सेंटीमीटर। तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है, मतलब इसके बेस से यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगी, और उसका फॉर्मूला क्या है, मतलब ये है 4r/3 पाई। 4r कितना है मेरा 6 है, 3 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या 3.14, जैसा आप ठीक समझो। 3 दूनी 6, मतलब जो भी वैल्यू आप लेना चाहो। ये 11, 7 चौक 28/11, 28 को 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22, 6 हासिल, 11 पंजे 55, आगे चलता जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या होगा 2.54 समथिंग सेंटीमीटर होगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए गए हैं ये सभी समझ में आए होंगे। इस वीडियो को बार बार देखना है। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों से संबंधित आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी आप लोगों को सभी को क्वेश्चन जो है सोल्व करने हैं। और इस वीडियो को जब मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे जब आप इस वीडियो को चलाओगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को जैसे आप ओपन करोगे आपको ये पूरी PDF फाइल मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।